रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी सोच से जुड़ी हुई कहानी है। और ये कहानी जब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा तो इस कहानी के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल भी पूछूंगा और आप लोग मुझे उस सवाल का जवाब जो है वो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी की बात करें तो कहानी गुजरात से है। गुजरात में एक जगह लगती है कच्छ, और यहीं पर एक गांव आता है इस इलाके के अंदर, बनकोरा गांव। ये जो बनकोरा गांव है, इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार में एक जो पुरुष है उसका नाम मोहसिन है। उम्र लगभग इसकी 18 साल के आसपास है। अच्छा, मोहसिन मोहसिन जो है वो शादीशुदा है। इसकी पत्नी का नाम कुलसूम है। ये जो परिवार था बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जैसे तैसे जो मोहसिन था अपना घर परिवार चला रहा था, उधर जो कुलसूम थी ये भी अपने पति के प्रति, अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऐसी महिला थी कि जो अपने परिवार के लिए सब कुछ निछार कर देने वाली महिला हो। लेकिन अभी पिछले महीने की बात है। दरअसल ये जो कुलसूम होती है अचानक से घर से कहीं गायब हो जाती है। अब अचानक से कुलसूम बाहर घर से गायब हो गई। उधर जो मोहसिन था ये अपने काम पर था, लेकिन आस पड़ोस के लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि कुलसूम को सुबह से हमने देखा ही नहीं। अब शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त जो मोहसिन होता है वो अपने घर आता है। घर आने के बाद में वो भी देखता है कि पत्नी कहाँ है। अब बाहर निकलता है तो आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं मोहसिन से कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है कुलसूम, क्योंकि आज सुबह से कुलसूम को हमने सुबह से नोटिस ही नहीं किया। ना एक भी बार वो बाहर आई है, ना किसी से मिली है, ना किसी से कोई दुआ सलाम। अब मोहसिन पहले से ही परेशान है कि पत्नी नहीं है। अब मोहसिन को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कुलसूम कहाँ जा सकती है। उसके बाद में मोहसिन सोचता है कि हो सकता है कुलसूम आस पड़ोस में किसी के घर बैठने के लिए निकल गई हो, क्योंकि अमूमन गाँवों के अंदर ऐसा होता है। जो घर की महिलाएं होती हैं वो दूसरे घरों में महिलाओं के पास में टाइम पास करने के लिए चली जाती हैं, थोड़ी बातचीत हो जाती है, मूड फ्रेश हो जाता है। लिहाजा उसके बाद में मोहसिन फैसला करता है कि वो आस पड़ोस में जितने भी घर हैं घर घर जाएगा, पूछेगा कुलसूम के बारे में। मोहसिन ऐसा ही करता है, जाता है कुछ घरों में, पूछताछ करता है। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक कहें या फिर मोहसिन की किस्मत कि मोहसिन जितने भी घरों में जा रहा था हर घर से एक ही जवाब मिल रहा था कि आज तो हमने कुलसूम को देखा ही नहीं। अब मोहसिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि कोई कुलसूम कहीं जा ही नहीं सकती थी, और मोहसिन को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कुलसूम चली कहाँ गई। अब मोहसिन ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है। ऐसा करते करते 2-4 घंटे गुजर जाते हैं। अब मोहसिन भी सोच चुका था कि जो कुलसूम है वो इस गांव में मौजूद नहीं है। हो सकता है कि मायके वगैरह चली गई हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, क्योंकि फ़ोन लगा रहा है तो लग नहीं रहा है। इसलिए मोहसिन जो होता है अपने ससुराल में फ़ोन कर देता है, यानी कुलसूम के मायके में। और जो ससुराल में इसके ससुर होते हैं मोहम्मद रमजू, उनको बताता है कि जो कुलसूम है वो घर पे ही मौजूद नहीं है। मैं काम से लौट के आया तो मैंने देखा ही नहीं। आस पड़ोस के लोग भी बता रहे हैं कि सुबह से कुलसूम को नहीं देखा। अच्छा, मैंने हर जगह ढूंढ भी लिया है, कहीं पर कुलसूम का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जैसे ही मोहम्मद रमजू ये बात सुनते हैं वो भी परेशान होते हैं। परेशानी के आलम में वो अपनी पत्नी को बताते हैं। अब पत्नी भी परेशान कि आखिरकार ये कहाँ हो गया, बिटिया कहाँ चली गई। अब उसके बाद में मायके वाले भी ढूंढना शुरू करते हैं। अब वो भी जहाँ कहीं उनकी जान पहचान थी फ़ोन करते, लेकिन कहीं पर भी इस कुलसूम के बारे में कोई जानकारी नहीं चलती है। अब कुलसूम के बारे में जानकारी चल नहीं रही है। इधर पति ढूंढ रहा है, इधर मायके वाले ढूंढ रहे हैं, और ऐसा करते करते तकरीबन एक दिन का लंबा समय गुजर जाता है। और इस एक दिन का समय गुजरने के बाद भी ना तो कुलसूम का कोई फ़ोन आया था, ना उसका फ़ोन स्विच ऑन हुआ था, और ना कुलसूम के बारे में मायके वालों को और ना ससुराल पक्ष को कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब दोस्तों, ऐसा करते करते तकरीबन 24 घंटे का लंबा समय गुजर चुका था। और अगर किसी की बेटी, किसी की पत्नी 24 घंटे से गुम होगी तो उस परिवार के जो दर्द, जो पीड़ा होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लिहाजा उसके बाद में फैसला किया जाता है कि चलो पुलिस थाने पहुंचते हैं। भुजतालिका में जो पुलिस थाना है उस पुलिस थाने में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि साहब इस तरीके से जो बिटिया कुलसूम है वो मिल नहीं रही है। पति भी ढूंढ रहा है, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहाँ चलेगी कुछ नहीं पता। अच्छा, पुलिस वाले भी कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। अब एक 18-19 साल की लड़की है, शादीशुदा है, तो पुलिस वालों को भी लगा होगा कि शायद ये मामला पारिवारिक मामला हो सकता है, शायद नाराज़गी में कहीं चली गई हो, आ जाएगी। इसलिए पुलिस वाले भी इस मामले को इतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। लिहाजा उसके बाद में परिवार से कहते हैं कि ठीक है हम लोग ढूंढ रहे हैं, और पुलिस वाले इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटाना शुरू भी करते हैं। इधर जो परिवार वाले थे ये भी ढूंढने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कहीं जंगल में कहीं पर देख रहे हैं जाके,
कहीं गन्ने के खेत में देख रहे हैं, कहीं कुएं पे देख रहे हैं, कहीं नदी पर देख रहे हैं, कहीं नालों पर देख रहे हैं, कहीं तालाब पर देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी था परिवार के मन में कि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता था कि पत्नी जो कुलसूम थी और उसके जो पति थे, जिनका नाम था, मैंने आपको बताया, मोहसिन, इनके बीच में कभी कभी झगड़ा भी हुआ करता था। तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि झगड़ा वगैरह हो गया हो। अच्छा, झगड़ा वगैरह हो गया हो तो हो सकता है कुलसूम ने कोई गलत कदम उठा लिया हो। इसलिए लोग तालाबों पर, नालों पर भी देख रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलसूम ने कोई सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करी हो। लिहाजा उसके बाद में इसी गांव के बगल में कुआं है, उसी कुएं के पास कुछ कपड़े दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है। जो पिता थे मोहम्मद रमजू वो भी पहुंचते हैं, पति मोहसिन भी पहुंचता है, बाकी के और लोग भी पहुंचते हैं। देखते ही शिनाख्त कर लेते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये तो कुलसूम के कपड़े हैं। लिहाजा उसके बाद में फिर उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उस कुएं के अंदर डेड बॉडी तो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ संदिग्ध सा तैरता हुआ पुलिस जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनको ज़रूर दिखाई पड़ता है। लिहाजा गांव वाले, बाकी के जो लोग थे, इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे देते हैं कि साहब इस तरीके से कुआं है, कुएं के बगल में कपड़ा मिला है। कपड़ा, और दूसरी चीज़ ये है कि कुएं के अंदर कुछ तैरता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कुएं के अंदर क्या है। लिहाजा पुलिस की टीम तुरंत पहुंच जाती है, मामले को सीरियस लेती है। पुलिस वालों को भी लगता है कि ये मामला हल्का नहीं है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक किया गया है। लिहाजा पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद में जो कपड़ा वगैरह था उसकी शिनाख्त करने के बाद में कुछ लोगों को उस कुएं के अंदर उतारती है। लेकिन जितने भी लोग उस कुएं के अंदर उतरे थे उनके हाथ डेड बॉडी तो नहीं लगती है, लेकिन जो कुछ उनके हाथ लगता है उसे देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे, ना कि उस गांव के अंदर हर शख्स चौंक चुका था। क्योंकि किसी के हाथ हाथ लगा था, किसी के हाथ में पाँव लगा था, किसी के हाथ में कुछ और लगा था, किसी के हाथ में अंगूठा लगा, किसी के हाथ में कुछ अलग पीस लगा, किसी के हाथ में बॉडी का कुछ और पार्ट्स लगा, किसी के हाथ में सर लगा। लिहाजा जितने भी लोग वहाँ पर गए थे वो उस डेड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स लेकर ऊपर आते हैं। और दोस्तों जब उन पार्ट्स को मोहम्मद रमजू और मोहसिन इन सबको दिखाया जाता है तो देखते ही शनाख्त कर लेते हैं कि ये उनकी बेटी कुलसूम है। अब इस तरीके की शनाख्त होती है, पूरे गांव के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग हैरान थे, इस तरीके का भयावह कत्ल आखिरकार किसने किया था। क्योंकि अभी तक लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कुलसूम ने खुद कुछ गलत कदम उठा लिया हो, लेकिन खुद कैसे कोई महिला टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लिहाजा इस बात की सूचना चूंकि पुलिस को तो पहुंच ही चुकी थी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जैसे तैसे उन बॉडी के पार्ट्स को इकट्ठा कर उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। अब चूंकि पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था, ये बातें पता चली थी, इसलिए पूछताछ के लिए सबसे पहले मोहसिन को ही बुलाया जाता है। और जब मोहसिन को पुलिस थाने लाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, कोई ऐसा जिससे तुम्हारा कोई पारिवारिक विवाद हो, कोई झगड़ा हो, तो मोहसिन कहता है कि साहब हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अक्सर जिस खेत के पास में डेड बॉडी मिली है वहीं पर मैं काम भी करता हूँ। लेकिन साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई रंजिश है, ना कोई ऐसा मामला कि किसी ने हमें धमकाया हो। ये तमाम तरीके की चीज़ें पुलिस सुन तो रही थी। मोहसिन को जो दिल में आ रहा था वो बता रहा था, लेकिन मोहसिन ये नहीं जानता है कि पुलिस वालों की जो नज़र होती है ये बहुत ज़्यादा पार की नज़र होती है। कहीं ना कहीं जितनी बातें मोहसिन पुलिस के सामने कर रहा था, पुलिस को कब मोहसिन के ऊपर डाउट हो जाता है इस बात की जानकारी तो खुद मोहसिन को भी नहीं लगती है। अब जैसे ही इसकी बातों से पुलिस को इसके ऊपर डाउट होता है तो उसके बाद में पुलिस वाले इसकी मेहमान नवाजी शुरू करते हैं। और जब मेहमान नवाजी शुरू करते हैं तो मोहसिन उस मेहमान नवाजी के आगे टूट जाता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है ये कहानी वाकई में भयावह थी। दरअसल मोहसिन पुलिस को बताता है कि बात है लगभग 1 साल पहले की, 1 से 1.5 साल पहले की बात है। मोहसिन उस समय 16 साल के आसपास की उम्र का रहा होगा। मोहसिन जो था वो गांव में ही एक महिला के साथ में रिलेशनशिप में था। वो उस महिला से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। इधर जो मोहसिन था उसके ही सगे चाचा थे रमजू, यानी ये जो लड़की थी कुलसूम, ये मोहसिन की सगी चचेरी बहन थी। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में मोहसिन के जो पिता होते हैं अपने भाई रमजू से बात करते हैं और उसके बाद में रमजू की बेटी कुलसूम के साथ में अपने बेटे मोहसिन का रिश्ता पक्का कर देते हैं। यानी आप देखिए और समझिए कि यहाँ पर जो कुलसूम है वो भी नाबालिग है, जो मोहसिन है वो भी नाबालिग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जुर्म करते हैं और इन दोनों की शादी कराते हैं। शादी कराने के बाद में चूंकि जो मोहसिन था वो तो किसी और को पसंद किया करता था,
कुलसुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए आए दिन वो कुलसुम के साथ में झगड़ा वगैरह किया करता था, कभी मार देता कभी पीट देता। एक 16-17 साल की बच्ची है, उसको क्या पता कि उसके साथ में कितना बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। एक 16-17 साल की लड़की अपने पति को उसके बुरे रास्तों से कैसे वापस खींच सकती है। लिहाजा इन्हीं झगड़ों की वजह से इस घर के अंदर आए दिन कलेश होने लगा था। घर वालों को लग रहा था कि मोहसिन सुधर जाएगा, लेकिन मोहसिन कहाँ सुधरा था, वो तो आए दिन अपनी पत्नी की पिटाई कर दिया करता था। अब ऐसे में ये इसी पिछले महीने की बात है, मोहसिन गुस्से में इस कुलसुम की इतनी ज़्यादा पिटाई करता है कि कुलसुम बेहोश हो जाती है। अब मोहसिन को लगता है कि ये बेहोश हो गई है, क्यों ना मैं लगे हाथों इसे जान से भी मार दूं, और अगर मैं इसे जान से मार दूंगा तो फिर डेड बॉडी को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि डेड बॉडी किसी को मिलेगी ही नहीं। अब जब डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो थोड़े दिनों तक तो घर वाले ढूंढेंगे, उसके बाद में मैं उस महिला से शादी कर लूँगा जिससे प्यार करता हूँ। ये ऐसा ही करता है, पहले इस कुलसुम के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करता है, उसके बाद में बाकायदा उसको चादर में लपेट कर और एक कपड़े में बांधता है। अब चूंकि कपड़े भी तरबतर हो चुके थे, इसलिए रात का इंतज़ार करता है। जिस खेत पर यह काम किया करता था उसी खेत के पास में एक कुआं था, सोचता है उसी कुएं के अंदर फेंक दूंगा, बाकी लोग ढूंढते रहेंगे, डेड बॉडी मिलेगी नहीं। इसलिए ये उस डेड बॉडी के पीसेस को ले जाकर उस कुएं के अंदर फेंकता है। लेकिन जो कपड़े खून से तरबतर हो चुके थे उसमें से एक कपड़ा उसी कुएं के पास गिर जाता है। अब मोहसिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसीलिए ये बहुत आराम से घूमता रहता है। इसको लग रहा था कि डेड बॉडी किसी को मिलेगी नहीं, डेड बॉडी मिलेगी नहीं तो कह दूंगा किसी के साथ भाग गई, और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से उस लड़की से शादी कर सकता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन मोहसिन को ये नहीं पता था कि कातिल प्लानिंग तो बड़ी करता है, लेकिन बात जब पुलिस तक पहुंचती है तो उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जहां से लोग सोचना बंद करते हैं वहां से पुलिस की सोच स्टार्ट होती है। लिहाजा उसके बाद में जब मोहसिन इस तरीके से कर पुलिस के साथ ही घूम रहा था, परिवार के साथ ही घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर मोहसिन को ये नहीं पता था कि आखिरकार डेड बॉडी उस कपड़े की वजह से मिल जाएगी। और जैसे ही डेड बॉडी मिलती है, डेड बॉडी को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पहली पूछताछ के लिए मोहसिन को बुलाया जाता है। अच्छा, पुलिस ने मोहसिन को बस नॉर्मली पूछताछ के लिए बुलाया था, किसी के ऊपर शक डाउट वगैरह इन चीज़ों के लिए। लेकिन मोहसिन कहता है कि जिस खेत के पास मैं काम करता हूँ उसी खेत के पास डेड बॉडी मिली। ये बात पुलिस वालों ने नोट कर ली थी। कुछ और बातें भी मोहसिन बताता है, वो बातें भी पुलिस वालों ने नोट कर ली थी। अब इसी के बाद में पुलिस वाले मोहसिन की मेहमान नवाजी सख्ती दिखाते हैं इसके ऊपर। उसके बाद मोहसिन टूट जाता है। तो इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक लड़का है जो एक लड़की से प्रेम करता है, उसके बाद भी सब कुछ जानते हुए उसकी शादी उसकी चचेरी बहन से करा दी जाती है ताकि वो सुधर जाए, और वो भी जब दोनों नाबालिग थे। और यहाँ पर हुआ ऐसा कि मोहसिन ना तो सुधरा बल्कि उसने एक लड़की के टुकड़े टुकड़े कर उसकी डेड बॉडी को कुएं के अंदर फेंक दिया। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी, अगर कोई भी लड़का किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ में उसके रिलेशनशिप हैं, चाहे फिजिकल हो या फिर वैसे वाले हों, ऐसे में अपनी बिटिया को उस घर के अंदर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिटिया बहुत लाड़ से और प्यार से पाली जाती है, और उस प्यार से पाली हुई बिटिया को हम ऐसे ही किसी अरे गहरे के हवाले कर देते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि इसमें गलती किसकी है, सब कुछ जानते हुए भी उस लड़के की शादी उससे करा दी गई ताकि ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं और ज़्यादा बिगड़ा। आप लोग बताएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है, लड़की के पिता मोहम्मद रमजू की या फिर मोहसिन के पिता की? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी पिछली वीडियो पे जो आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो प्यारे से कमेंट्स थे इसमें शरीन शर्मा है और ये लिखते हैं, मलिक भाई साहब जिसके साथ घटना बीतती है उसी को हालात पता होते हैं। सलाह देने वाला बहुत कम होते हैं, लेकिन बुरे समय में साथ कोई नहीं होता है, सब मज़ा लेने आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने और मैं आपके कमेंट्स का सम्मान भी करता हूँ। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि धैर्य से और संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि आज के इस दौर में किसके ऊपर भरोसा किया जाए ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नरेश बानो लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, रिस्पेक्ट रिश्तों में होना ज़रूरी है, नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं और इनको टूटने में देर नहीं लगती है। तो शुक्रिया आपका नरगिस जी। दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, बहुत मेहनत करते रहो, हमारा दुआ आपके साथ है। तो शुक्रिया मेरे भाई। किंग खान हैं और ये लिखते हैं, इस तरह की घटनाओं के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं कि जो लड़कियां अपने माँ की इज्जत को तार तार कर देती हैं वो समय आने पर अपने पति या प्रेमी को भी धोखा दे देती हैं, और अच्छी वफादार लड़की होती तो वो अपने माँ बाप को भी उनका दिल जीतने की कोशिश करती या अपने प्यार के लिए लड़ेगी।
आपने बात अच्छी कही है, लेकिन 100% इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं कि जो लड़की माँ बाप को धोखा देती है पति को भी दे देती है। मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं, चलते हैं। लेकिन कहने की बात यही है कि माँ बाप के अगेंस्ट जाकर शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप तुमको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये ब्लॉक रॉक ट्रेड करके लिखते हैं, आई एम बिग फैन फ़िरोज़ आलम मुरादाबाद से। तो फ़िरोज़ आलम जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में फ़िरोज़ आलम मुरादाबाद लालवारा सर, आई एम बिग फैन, तो शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी आपकी वाइफ जो दीप है, उनका नाम मुझे याद है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में बबलू खान मिस्त्री हैं, लिखते हैं, शाबेज़ मलिक साहब, मैं धौलपुर राजस्थान से आपकी कहानी नियमित रूप से कहानी सुनता हूँ। मेरी दुकान मोटर पार्ट्स की है। मैं काम करते वक्त कहानी दिन में सुनता हूँ और आपकी कहानी में इन्हें हर रोज़ इंतज़ार करता हूँ। तो शुक्रिया मेरे भाई। लेकिन मैं आप लोगों से माफ़ी चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा मैं कर नहीं पा रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को स्टोरी दे पाऊँ। लेकिन मैं इन चीज़ों को सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कब कामयाबी मिलेगी कह नहीं सकते। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। मोहम्मद वज़ीर अली गुजरात से कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं, नाइस वन डियर, तो शुक्रिया। सोहनलाल सेतिया जी नमस्कार बोलते हैं, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, गुस्से पे काबू रखना चाहिए, डिवोर्स दे देना चाहिए था, तो शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, कहानी सुना तो ये फ़ोन चुराता है, सच्ची का हरिवर्त ले जाना चाहिए था, मोक्ष के लिए ये सब वहीं लौटते हैं, शुक्रिया आपका। बबलू खान मिस्त्री लिखते हैं, आबिद खान बबलू फ्रॉम धौलपुर राजस्थान में नाम लेना भूल गया था सर, प्लीज़ आप मेरा नाम ले लीजिए। तो आबिद खान बबलू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप धौलपुर राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। दिनेश कुमार खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, आप कैसे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया। मिनी ब्लॉग प्यारा से कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और जिस कहानी के अंदर मैंने आप लोगों से सुझाव मांगा है वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।